आज हम लोग पॉलीमर टेक्निक का अध्ययन करेंगे। पॉलीमर टेक्निक वह टेक्निक है जिस विधि द्वारा पॉलीमर का निर्माण करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमर टेक्निक। पॉलीमर टेक्निक निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, जैसे नेचर ऑफ मोनोमर। मोनोमर का नेचर क्या है उस पर भी हमारा पॉलीमर टेक्निक निर्भर करती है। पॉलीमेरिक रिएक्शन जो कराते हैं वह नेचर ऑफ मोनोमर, मोनोमर का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। और दूसरा क्या है, टाइप ऑफ मैकेनिज्म, टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर में हम किस मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं उस पर भी पॉलीमर टेक्निक निर्भर करती है। वह मैकेनिज्म क्या है, हम पॉलीमर जब बनाते हैं तो फ्री रेडिकल के द्वारा बना रहे हैं या केटायन विधि के द्वारा बना रहे हैं या एनायन विधि द्वारा बना रहे हैं, उस पर भी हमारा पॉलीमरिक रिएक्शन जो कराते हैं वो पॉलीमरिक टेक्निक उस पर निर्भर करती है। तीसरा क्या होता है, फिजिकल कंडीशन ऑफ पॉलीमर। फिजिकल कंडीशन ऑफ पॉलीमर, जो पॉलीमर हम बनाते हैं वह किस फेज में बना रहे हैं, किस फेज में बना रहे हैं, सॉलिड में पंप बना रहे हैं या लिक्विड में बना रहे हैं या गैस में बना रहे हैं, उस पर भी निर्भर करती है। मतलब हम किस अवस्था में करा रहे हैं, सॉलिड में करा रहे हैं, लिक्विड में करा रहे हैं या गैस में करा रहे हैं। तो डिफरेंट फेज में डिफरेंट पॉलीमेरिक टेक्निक्स का हम प्रयोग करते हैं। तो फिजिकल कंडीशन कितने स्टेट में होता है, करा सकते हैं। फिजिकल कंडीशन मतलब कि फिजिकल अवस्था उसकी क्या है, तो सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और गैस हो सकती है। जनरली जब हम पॉलीमेरिक रिएक्शन सॉलिड फेज में कराते हैं तो पॉलीमेरिक रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे होगा तो हमारा पॉलीमर बनाने में ज़्यादा समय लगेगा, समय का कंजप्शन बढ़ जाएगा और जितना प्रोडक्ट हम एक दिन में चाह रहे हैं उतना प्रोडक्ट हम नहीं बना पाएंगे। इसीलिए सॉलिड फेज का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा जो इंडस्ट्री है इस फेज में नहीं बनाती है पॉलीमर। अब आते हैं गैस फेज में। गैस फेज में क्या होता है कि हम पॉलीमर तो बनाते हैं लेकिन उसमें टेम्परेचर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा तो इसमें क्या होगा कि एनर्जी का कंजप्शन बढ़ जाएगा और इसके जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे, जो अंतिम प्रोडक्ट बनेगा, जो अंतिम पॉलीमर बनेगा वह स्टेबल नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। इसीलिए गैसियस फेज में भी पॉलीमर कमर्शियली नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री नहीं बनाती है, बहुत कम ही बनाती है। और लिक्विड फेज में, इसीलिए लिक्विड फेज में हम पॉलीमर का निर्माण करते हैं। जितनी भी इंडस्ट्री है वह सब लिक्विड फेज में ही पॉलीमर का निर्माण करती है। लिक्विड फेज दो तरह का मिक्सचर इसमें लेते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि हम मोनोमर इनिशिएटर, चेन ट्रांसफर रिएजेंट को लेते हैं। मोनोमर, इनिशिएटर, चेन ट्रांसफर रिएजेंट को लेते हैं और ये आपस में घुलनशील होते हैं, आपस में मिसिबल हो जाएंगे।
जिससे ये समांग मिश्रण बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, और उस मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनियस फेज। और वो जो फेज बनेगा वह फेज बनेगा सिंगल फेज दैट इज लिक्विड। तो होमोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर होता है जिसमें मोनोमर, इनिशिएटर, चेन ट्रांसफर रिएजेंट आपस में मिसिबल हो, घुलनशील हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो मोनोमर होंगे, इनिशिएटर होंगे और चेन ट्रांसफर रिएजेंट ये आपस में मिसिबल नहीं होंगे, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। होमोजीनियस मिक्सचर में बेसिकली हम दो पॉलीमेरिक टेक्निक का प्रयोग करते हैं। होमोजीनियस फेज में हम दो तरह के पॉलीमेरिक टेक्निक का प्रयोग करते हैं। वह होता है बल्क पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। बल्क पॉलीमराइजेशन और सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। और हेट्रोजीनियस के अंतर्गत हम लोग दो टेक्निक का और पढ़ेंगे। वह होगा सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन और इमल्सन पॉलीमराइजेशन। तो आज हम लोग बल्क पॉलीमराइजेशन का अध्ययन करेंगे। बल्क पॉलीमराइजेशन में पहला जो हम यूज करेंगे वह है बल्क पॉलीमराइजेशन। बल्क पॉलीमराइजेशन में हम लोग एक बल्क लेंगे। क्या लेंगे? बल्क लेंगे, और इसमें हम मोनोमर डालेंगे। मोनोमर डालेंगे। ये हमारा मोनोमर हो गया। अब इनिशिएटर भी इसमें डाल देंगे। इनिशिएटर क्या करता है? इनिशिएटर को जब इसमें डालेंगे तो मोनोमर उसको घुला लेगा, और अंत में हम चेन ट्रांसफर रिएजेंट डाल देंगे। चेन ट्रांसफर रिएजेंट। अब हम थोड़ा डीप में समझ लेंगे कि इनिशिएटर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, और चेन ट्रांसफर रिएजेंट क्या होता है। हम एडिशन पॉलीमराइजेशन में जब एडिशन पॉलीमराइजेशन हम लोग करा रहे थे तो उसमें तीन मैकेनिज्म का यूज होता है। वह मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा है केटायनिक
पॉलीमराइजेशन, तीसरा है एनायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो, चाहे केटायनिक पॉलीमराइजेशन हो चाहे एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो, रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। चाहे इसका ले लीजिए तो यहां पे होता है इनिशिएशन, इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपोगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। तो फ्री रेडिकल हो, चाहे केटायनिक पॉलीमराइजेशन हो चाहे एनायनिक पॉलीमराइजेशन है, तीनों में 3 स्टेप होगा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। जब रिएक्शन को स्टार्ट करना हो, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं इनिशिएशन, और जब रिएक्शन आगे बढ़ती है, प्रोसीड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम प्रोपोगेशन। और जब रिएक्शन को बंद करना हो, स्टॉप करना हो, वहीं पे स्टॉप कर दीजिए तो उसे बोलते हैं टर्मिनेशन। उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। तब अब हम आते हैं बल्क पॉलीमराइजेशन में। मोनोमर, मोनोमर हम इसमें क्यों लिए हैं? क्योंकि मोनोमर ही, छोटे छोटे मोनोमर आपस में जुड़ करके बड़े अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं हम पॉलीमर। तो मोनोमर इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। और यह मोनोमर लिक्विड फेज में होंगे। किस में होंगे? लिक्विड में होंगे, द्रव में होंगे, द्रव में होंगे। और यह क्या करेंगे? मोनोमर इनिशिएटर को यहाँ पे घुला लेंगे। इनिशिएटर क्या करता है? जब रिएक्शन को स्टार्ट करना है तब हम इनिशिएटर डाल देते हैं, और जब रिएक्शन को स्टॉप करना होगा, रिएक्शन को जब स्टार्ट करना होगा तो वहां पे हम टर्मिनेशन का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हम चेन ट्रांसफर रिएजेंट का प्रयोग करेंगे। चेन ट्रांसफर क्या मतलब क्या हुआ? वो कि जो पहले पॉलीमर बना हुआ है, जो पॉलीमर की चेन जैसे ऐसे बनती है, मान लीजिए ये पहले बना हुआ है, ठीक है। अब प्रोपोगेशन स्टार्ट हो गया है, पहले इनिशिएशन हुआ, फिर प्रोपोगेशन स्टार्ट हो गया है। जब प्रोपोगेशन स्टार्ट हो गया है तो चेन ट्रांसफर का मतलब है कि ये पुरानी चेन है, अब इसको बंद कर देगा, इसको स्टॉप करके दूसरी चेन बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ओल्ड चेन से जब नई चेन बनाना स्टार्ट कर देता है तब हम चेन ट्रांसफर एजेंट का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो चेन ट्रांसफर एजेंट होता है वो पुरानी चेन को वहीं पे स्टॉप करके नई चेन जनरेट करता है या नई चेन बनाता है, उसको हम कहते हैं चेन ट्रांसफर एजेंट। इसीलिए हम इसमें चेन ट्रांसफर एजेंट का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या होगा? हमने मोनोमर लिया है, हमने इनिशिएटर ले लिया, अब रिएक्शन को हमको स्टार्ट करनी है, रिएक्शन को स्टार्ट करना है। तो रिएक्शन ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाएगा, हमें स्टार्ट करने के लिए या तो उसको टेम्परेचर देंगे, या तो प्रकाश देंगे, या यूवी रेज डालेंगे, या उसमें लाइट डालेंगे। तो क्या होगा कि मोनोमर जो होंगे वो चार्ज होंगे, चार्ज होंगे, और धीरे 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 रिएक्शन स्टार्ट होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उसको बोलेंगे इनिशिएशन, ठीक है। तो रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हमें क्या करना है? जो मोनोमर के मॉलिक्यूल्स है, मोनोमर का, मान लो ये मोनोमर का जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स बोल लो या मास, और जो हीट हम दे रहे हैं, जो हीट इसमें दे रहे हैं, उस हीट का प्रॉपर रूप से हर मोनोमर में, हर सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, मोनोमर का जो मॉलिक्यूल्स है उसका ट्रांसफर हो, मास का ट्रांसफर हो, और हीट अच्छी तरह से प्रवाहित हो, यूनिफॉर्म प्रवाहित हो, तब हम क्या करते हैं? उसमें लगा देते हैं एजिटेटर। एजिटेटर क्या करता है कि हीट ट्रांसफर जो होता है उसको प्रॉपर रूप से करता है और मास का ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे प्रोपोगेशन स्टार्ट होता है, ये जो हमने चेन ट्रांसफर एजेंट ले लिया है, यहाँ पे
यहाँ पे हमने चेन ट्रांसफर एजेंट ले लिया है। अब रिएक्शन कराएंगे तो कुछ इस तरह का पॉलीमर फॉर्म हो जाएंगे, कुछ इस तरह का पॉलीमर फॉर्म हो जाते हैं। तो हम क्या कह रहे थे, इसमें क्या करेंगे, हम मोनोमर ले लेंगे, इनिशिएटर ले लेंगे, चेन ट्रांसफर एजेंट लास्ट में डाल देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हम हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे या प्रकाश देंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि हम हीट का अच्छी तरह से हर मोनोमर में ट्रांसफर हो और मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो, मास ट्रांसफर हो, उसके लिए हम एजिटेट करते रहते हैं, सॉल्यूशन को हिलाते रहेंगे, स्टीर करते रहेंगे। एक समय आएगा कि धीरे 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 इस सॉल्यूशन की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। पहले छोटा रहेगा, पहले छोटे छोटे रहेंगे। अब क्या होगा कि इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी तो सॉल्यूशन का ऐसा होगा, गहरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तब आप लोग यह बताइए कि जब जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या हम उसमें हीट अच्छी तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं या मास का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। जैसे या और भी चीजें हैं, जैसे इसको हम मिक्स करना चाहें तो उसको मिक्स नहीं कर पाएंगे, तो उस समय मिक्स करना बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे आप शहद लीजिए और एक ग्लिसरॉल लीजिए, दोनों को आपस में मिक्स कीजिए, देखिए आपको मिक्सिंग करने में बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। विस्कोसिटी क्यों बढ़ रही है, हम मोनोमर भी ले रहे हैं, मोनोमर का एडिशन करते जा रहे हैं या मोनोमर का एडिशन कर रहे हैं, इनिशिएटर डाल रहे हैं, टेम्परेचर भी दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो कहीं पर मोनोमर का कंसंट्रेशन, कहीं पर जो मोनोमर होंगे, मोनोमर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और कहीं पर मोनोमर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जहां पर मोनोमर का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ है वहां पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा और जहां पे मोनोमर का कंसंट्रेशन कम होगा वहां पे मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है वहां पे लंबी चेन बनेगी और जहां पे मोनोमर का कंसंट्रेशन घट रहा होगा, मॉलिक्यूलर वेट घट रहा होगा, वहां पे छोटी चेन प्राप्त होगी। तो यहां पे लॉन्ग चेन बनेगी और यहां पे स्मॉल चेन बनेगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, इसके लैंग्वेज में हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉलिक्यूलर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या होगा, विस्कोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कहीं पर मोनोमर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जा रहा था, कहीं पे मोनोमर का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा था। तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। अब हम कर क्या रहे हैं, हम टेम्परेचर दे रहे हैं, मोनोमर ऐड कर रहे हैं, विस्कोसिटी बढ़ गई है, तो और रिएक्शन भी तेजी से हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपका रिएक्शन बहुत तेजी से होगा। जो पॉलीमेरिक रिएक्शन होगा, पॉलीमेरिक रिएक्शन जो होगा वह बहुत ही तेजी से होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ऑटो एक्सीलरेशन, उसको बोलते हैं ऑटो
एक्सीलरेशन, उसको हम बोलेंगे ऑटो एक्सीलरेशन। ऑटो एक्सीलरेशन क्यों होगा? पहले जो पॉलीमर बन रहे थे, पहले ऐसे ऐसे जो पॉलीमर आपस में जुड़े हुए थे, पॉलीमर बन रहे थे, अब क्या होगा, इसके मोनोमर भी एक्टिवेट हो जाएंगे और वो भी रिएक्शन करेंगे और आगे भी पॉलीमर का रिएक्शन हो ही रहा है, तो दोनों मिलकर के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे, जिसको हम ऑटो एक्सीलरेशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्या होगा, हमारा रिएक्शन भी तेजी से हो रहा है, बहुत ही तेजी से हो रहा है, हम टेम्परेचर भी दे रहे हैं, तो क्या होगा, और सॉल्यूशन हमारा बहुत विस्कस हो गया है, तो क्या होगा कि टेम्परेचर हर मॉलिक्यूल्स में, हर मोनोमर में समान रूप से नहीं बहेगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, कोई पदार्थ अगर गाढ़ा है तो उसमें अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या वो सोखेगा? नहीं सोखेगा। जब वो पतला होगा तो उसको सोख लेगा। तो ये सोखता नहीं है, बल्कि क्या होता है, जब ऑटो एक्सीलरेशन रिएक्शन होता है तो क्या होगा, ऑटो एक्सीलरेशन रिएक्शन जब तेज होगा तो हीट जनरेशन ज्यादा होगा, रिएक्शन में हीट ज्यादा उत्पन्न होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि ज्यादा हीट जनरेट होगा, टेम्परेचर जनरेट होगा। और जब भाइयों हीट जनरेशन ज्यादा होगा तो ऐसा टाइम आएगा कि पूरा क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा। यही मेरा अगर रूम है, इसमें ज्यादा टेम्परेचर होगा तो सरफेस एरिया पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और एक टाइम आएगा कि इस पूरे घर में आग लग जाएगा। तो उसी तरह का कंडीशन यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो अब यहां से क्या निकल करके आया, यहां से यह निकल के आया कि जो हमारा बल्क पॉलीमराइजेशन है उसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज, हर चीज का अपना अलग अलग खासियत होती है और कुछ उसकी बुराई भी होती है। जैसे आप आजकल बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं, BMW आ गया है, मर्सिडीज आ गया है, वोक्सवैगन आ रहा है। जब आप गाड़ी पे बैठ जाते हैं, जब आदमी गाड़ी पे बैठ जाता है और चलाने लगता है तो हवा में उड़ने लगता है, टाइम तो उसका कंज्यूम होता है। अगर आपको मान लीजिए कानपुर से गोरखपुर ही जाना है तो आप जो 8 घंटे में कवर करना है वो आप 5-6 घंटे में कवर कर लेंगे, अगर आप 140 की स्पीड में जा रहे हैं, 120 की स्पीड में जा रहे हैं। लेकिन आप आए दिन क्या देख रहे हैं कि रोड पर एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा हो रहा है। पहले आदमी क्या करता था, पैदल जाता था, साइकिल से जाता था, तो इतने एक्सीडेंट नहीं होते हैं, लेकिन अब एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। तो वही चीज है, यहाँ भी कुछ ड्रॉबैक होगी उसकी और कुछ बेनिफिट भी होगी, कुछ एडवांटेज भी होगा। तो एडवांटेज में हम आ जाते हैं। एडवांटेज में क्या होगा कि जो इसके प्रोडक्ट बनेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेंगे, फाइनल जो पॉलीमर बनेंगे, वह पॉलीमर क्या होंगे, प्योर होंगे, वह पॉलीमर शुद्ध होंगे। क्यों शुद्ध होंगे? क्योंकि इसमें हम किसी भी सॉल्वेंट का प्रयोग नहीं किए थे, और कोई अशुद्धि उसमें नहीं रह जाती है, इसीलिए यहाँ फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो शुद्ध होता है। और दूसरा क्या है कि इसके जो पॉलीमर बनेंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे, वह क्या होंगे, स्टेबल होंगे, उसको आइसोलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो आइसोलेशन, आइसोलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसमें कोई सॉल्वेंट वगैरह यूज किए नहीं थे, तो उसके अवक्षेप कुछ रहेंगे नहीं, इसलिए ये प्रोडक्ट को स्टेबल होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा इसके एडवांटेज क्या है, ये जो प्रोडक्ट बन जाते हैं उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट, डायरेक्ट यूज ऑफ दैट फाइनल प्रोडक्ट
जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उसको हम डायरेक्ट मार्केट में यूज कर सकते हैं। और इसके ड्रॉबैक क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है, मतलब इसकी खासियत कमियां क्या है, दोष क्या है। दोष इसके ये हैं, और एक चौथा भी इसके एडवांटेज लिख लीजिए। इसमें मॉलिक्यूलर वेट जिस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा हो तो उसे हम प्राप्त कर रहे हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले अगर पॉलीमर का हम निर्माण करना चाहते हैं तो इस विधि द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज में जैसे इसमें क्या हो रहा था, कहीं पे मोनोमर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जा रहा था, कहीं पे मोनोमर का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा था। जहां पे मोनोमर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा था वहां मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जा रहा था और लंबी लंबी चेन प्राप्त हो रही थी, और जहां पे मोनोमर का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा था वहां मॉलिक्यूलर वेट कम हो जा रहा था और छोटी छोटी चेन उसमें प्राप्त हो रही थी। उसी को हम बोलते थे मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इसका ड्रॉबैक क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मॉलिक्यूलर वेट ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस कंडीशन में हम क्या था कि ज्यादा सॉल्यूशन विस्कस हो जा रहा था तो हम उसको एजिटेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो इसकी ड्रॉबैक हो गई। दूसरा क्या होगा, ऑटो एक्सीलरेशन रिएक्शन हो रहा था, ऑटो एक्सीलरेशन रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन ऑटो एक्सीलरेशन हो रहा था। पॉलीमेरिक रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा था, बहुत ही तेजी से हो रहा था तो उसी को हम ऑटो एक्सीलरेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑटो एक्सीलरेशन रिएक्शन का मतलब जो पॉलीमर पहले बने हुए थे उसके भी मोनोमर एक्टिव हो जा रहे थे और वो भी पॉलीमेरिक चेन में, नई वाली पॉलीमेरिक चेन में भी रिएक्ट कर जाते थे और रिएक्शन बहुत तेज हो जा रहा था। तो इस तरह से ऑटो एक्सीलरेशन रिएक्शन वहां पे हो रहा था, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और तीसरा क्या है कि उस मिक्सचर में जो हम पॉलीमर बल्क पॉलीमराइजेशन के द्वारा बना रहे थे उस मिक्सचर में हीट का जनरेशन ज्यादा हो रहा था, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि हमारा एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जा रहे थे और रिएक्शन कैसा था, एक्सोथर्मिक था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, और हीट ज्यादा जनरेट हो रहा था, हीट जनरेशन ज्यादा हो रहा था, तो क्या होगा, एक्सप्लोजन के चांसेस ज्यादा होंगे, एक्सप्लोजन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएगा, बम ब्लास्ट के चांसेस बढ़ जाते थे। तो ये उसके ड्रॉबैक हो गए। थैंक यू वेरी मच।